नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों के देवता का 13वां भाग सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुनाहों के देवता उपन्यास का 13वां भाग। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में सुना कि सुधा के ससुराल से उसके जेठ जी आए और सुधा को पसंद करके चले गए और उपहार स्वरूप एक मोती की माला भेंट की। अब आगे डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया। उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई। चंदर, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छा अनुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दी जाए। यह भी तय हुआ कि बुआ जी गांव जाकर अनाज, घी, बढ़िया और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आएं। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया कि चूँकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्टोरेंट को दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंदर ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है, चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर भीतर उठकर गया तो देखा कि सुधा अपने पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है और सामने वह माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ अशार लिखे हुए हैं जो गेसु ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कर नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी हमें भूल मत जाना, समझी? ऐसा बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा, चंदर ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना काम कैसे चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर यह आंसू कैसे? छी! और यह माला सामने रखे क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी थी कि बतलाऊं, बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने? रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी तो वह उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो यह माला सामने रखकर देख रही थी, इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप गिलहरी कहीं की। सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है तुम्हें, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिककर बैठ गई। आज गेसु नहीं है, मुझे गेसु की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफ़े उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों। या तुम ही किसी के हो न सके या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मौजे भी हमारी हो न सकी, तूफान भी हमारा हो न सका। वाह, यह पंक्ति बहुत अच्छी है, चंदर ने कहा। आज गेसु होती तो बहुत सी बातें करते, सुधा बोली। देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था। क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे, तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, पापा को समझा लूँगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी
और पापा को भी जीतकर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई और महीने भर बाद मेरी। सुधा थोड़ी देर चुप रही और फिर और दूसरी बात उसकी जो मैंने तुम्हें बताई थी। उसने कहा था, जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सिर किसके कदमों पर झुके हैं। याद है मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंदर ने कहा। बिनती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंदर बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा? आगे का रास्ता है, सामने बढ़ो। हाँ, सो तो है ही देवता मेरे। कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ ही जाती हैं और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदर, जब मैं वहाँ रहूँगी तुमसे दूर तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा। तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गेसू के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों में झगड़ा हो गया था। चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ? चंदर एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी? हाँ चंदर, चाहती तो यही थी, लेकिन ज़िंदगी तो ज़बरदस्ती सब सुख छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ चलो लॉन पर चलें, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं की अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज़ में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरियां बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गई और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महाराजिन, एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे। पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकलवाकर सायबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाले कोठरी में कुल्हड़, पत्तलें, प्याले वगैरह रख दिए गए थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाइयाँ कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआ जी, महाराजिन और बिनती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा, आपन लड़के बच्चे का ब्याह कियो तो कतरनी अस जबान चलाए लियो, अबहिन हर काम में काहे टांग अड़ावा करत हो, तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ जी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई गई थी। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बड़ी मुंगौरी डलवाई, चावल की कचौड़ियाँ बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांधकर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी, महाराजिन तथा गांव की महरिन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिनती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था, उतना बिनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी। इसके बाद नहाकर तरकारी काटती, उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बिनती, शाम को खरबूजे काटती। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी न किया हो अपनी ज़िंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने, पुलिस लाइंस, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, सामियाने का इंतज़ाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम,
खाने परोसने, बर्तनों के इंतजाम और जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया, तो उसका मन होता था वह सिर पटक पटक दे। वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछकर बैठ दी, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज़्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती, और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़ककर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छप कर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी, ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे बुला लाओ। सुधा आई। सूजी आंखें, सूखे होठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमारू सी चाल। हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो क्या कराए चंदर, अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठें पड़ गई हों। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दूँ तुम्हारे। अरे पागल हो गई है? चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट कर आंखें पोंछ ली। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब भला बुरा मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात का भी भला बुरा नहीं मान पाऊंगी। फिर घर के लोगों की बातों का भला बुरा क्या? छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है, देखें। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा ज़रूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा अगर हमारे पतिदेव ने आज्ञा दे दी तो आऊँगी आपके यहाँ, उनका भी नाम लिख दीजिए, वरना बुरा ना मान जाए। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, वहीं कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बात करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधा, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी न कर सके। अब क्या करना है चंदर? जैसा कह रहे हो वैसा कर तो रही हूँ, अभी कुछ और बाकी है क्या? बता दो, वह भी कर डालूँ। अब तो रो पीट कर ऊँचा बनना ही है चंदर। बिनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं, चली है उठा के, बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है ये। अब ये भी हमारी जान की गाहक हो गई है। हमारे कमरे में लाई ना ये सब तो टांग तोड़ दूंगी, पाजी कहीं की। बिनती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा चंदर से, बाबूजी कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा अभी आया सुधा, और चंदर चला गया। और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नज़दीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था, और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल उठा था। लेकिन यह जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं। तस्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तलें, कालीने, दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी ज़िंदगी के प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवाकर रखने पड़ते हैं, और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तले धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं, और जहाँ 2 आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती हैं, और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कड़ कड़ छत विछत हो जाता है,
जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर पर से आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ाते हुए उसे नचा रहे थे। वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यही नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाज़ें थी उसके कानों से टकराकर चली जाती थी। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींच लिए जा रहा था। बिजली से भी ज़्यादा तेज, प्रलय से भी ज़्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और, शादी का दिन। सुधा ने नथुनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूजते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वात्या चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच के ले गई बारात आने के एक दिन पहले। उस छत पर जहाँ सुधा पड़ी रो रही थी, चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है, भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है, बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज़ याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका न मिले, और सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही उसे नींद जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई है, जहाँ उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिरंतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह अकुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खरारी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिपटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया था। न चेहरे पर सुकुमारता थी, न कठोरता, न रूप था, न ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था जैसे सुधा का सब कुछ लुट चुका है। न केवल प्यार और ज़िंदगी लुटी है, वरन आवाज़ भी लुट गई है और नीरवता भी, वैभव भी लुट गया है और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई, चंदर और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर न जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देखकर तो मैं अपना धीरज संभालूंगा, बताओ, और तुम ही यह कर रही हो। सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज़ में चीख कर रो उठी, चंदर, अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था। लेकिन वह तड़प उठा, सुधा। वह घबराकर बोला, सुधा, तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, ऐसे ही। सुधा चंदर के पाँव में मुंह छिपाए थी। उठकर बैठो ठीक से सुधा,
इतना समझ बूझकर यह सब करती हो? छी, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है चंदर। पापा से कह दो आज तो बोल लें, कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और वह फिर फपक फपक कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते देखकर बिनती खड़ी हो गई। दीदी रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ। और सुधा को चुप कराते कराते बिनती फिर रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए, सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे अरवाई अच्छी नहीं लगती। यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था, भावुकता से क्या फ़ायदा। कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर यहाँ से, अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हॉल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 बजे ही आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी इंतजाम कर वह घर आया। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। बिनती कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने बिनती से कहा। बिनती उड़द की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। ऐ बिनती, बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज़ लगाई। जाने कहाँ मर गई मुँह झौसी। अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो, काम में तनिक दीदा न लगते। बेसन का कनस्टर कहाँ रखा है? अभी आए, बिनती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए लेकिन बिनती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से बिनती की पुकार मचती और बिनती पंख लगाए उड़ रही थी। जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधा एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज़ में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहाँ से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तस्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटे हैं, खा लो चंदर, अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूँगी, सुधा बोली। और चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नान खटाई लाई थी। आओ आज अपने हाथ से खिला दूँ, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है, खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहाँपुर से लौटकर आऊँगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं, आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया। उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों, आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल में हाथ ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप, अब तुम कमज़ोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं, तो शांत हो गई, अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, हाथ से ख़त्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं, बिनती ने कहा। खिला दिया, सुधा बोली। देखो चंदर, आज से मैं नहीं रहूँगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम बराबर मेरे सामने रहना, मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूँगा, चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है, सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला आया। चूँकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था
और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब, नमस्ते, चलो पहले नाश्ता करो। और खींच कर वह अंदर को ले गया। अपने बगल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज़ थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला, अच्छा, तुम हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे, लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह मियाँ, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम्ही पर होगा सब। हाँ, कपूर बोला, बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। आपकी दुआ है, चंदर ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। अब सुधा निभा ले जाएगी। वह मौका निकालकर घर में गया। देखा सुधा को औरतें घेरे हुए बैठी थी और महावर लग रही थी। चंदर गया और बिनती की चोटी घसीटकर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? बिनती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले तो चंदर ने उसे नहीं चिढ़ाया था, आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होठ मुस्कुराना भूल गए हैं। आँख फाड़ कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा बिनती, हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने बिनती के बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझे है क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिनती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और बिनती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। बिनती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं। शाम को बारात चढ़ी, सादी सी बारात, सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पायजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाल की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना किया था। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए। घर का कामकाज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और फिर मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामिनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फप्तियां कस रही थी। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, बिनती को हमारे पास भेज दो। बिनती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया। कामिनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में जब चंदर बता रहा था तो बिनती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप, एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही है मंडप में भी, इसीलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा। बिनती झेंप गई और उठकर चली गई। तो दोस्तों, आज की ये धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों के देवता का 13वां भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।